रिया एक बहुत ही चालाक लड़की थी जो हमेशा ही अपनी चालाकी का प्रदर्शन करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन रिया तैयार होकर जा रही होती है। तभी रिया की माँ शारदा बोलती है, मैंने तुझे बताया था ना, एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है तेरे लिए। मेरी उससे बात भी हुई थी। लड़का बहुत अच्छा है, अमीर भी काफी है। अगर उस लड़के से तेरी शादी हो गई ना, तो तेरी आगे की जिंदगी सुधर जाएगी। तू बहुत खुश रहेगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। तो माँ आप रुकी क्यों हो? अरे बात आगे बढ़ाओ ना। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिले आप मेरी शादी की बात चला दो। और जब इतना अच्छा अमीर लड़का मिल गया है तो आप रुकी हुई हो। अरे माँ देर क्यों कर रही हो? ऐसे लड़के आजकल नहीं मिलते हैं। अरे इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि शादी की बातें आगे बढ़ें। तो दिक्कत क्या हो रही है? अरे बात आगे करो ना माँ। अगर किसी अमीर घर में मेरी शादी हो जाएगी तो आपकी मेरे दोनों के लिए अच्छा होगा ना। उस अमीर घर में सेटल हो जाऊंगी मैं। यहाँ पर आपको भी थोड़ा बहुत पैसे भेजती रहा करूंगी। आप खुद सोचो ना, हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। यहाँ तो हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम अगर मेरी अमीर घर में शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी तो सुधर जाएगी ना। और वैसे भी सब कुछ अच्छा ही हो जाता है शादी के बाद। इसलिए मैं तो कह रही हूँ कि आप अब देर मत करो, बात जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा दो। मैं भी तैयार बैठी हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तेरी शादी करवा दूँ, वो भी अमीर से अमीर घर में। पर लड़के की माँ की एक डिमांड है। लड़के की माँ चाहती है कि जो भी उसकी बहू बने वह रसोई में निपुण हो, रसोई का हर काम आता हो उसे, कि उसके बराबर कोई बड़ा बड़ा शेफ भी ना बना सके। और एक तू है जिसका रसोई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब बात अगर मैं तेरी शादी की करवा दूंगी तो आगे के लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। तो खुद सोचना, इतनी बड़ी दिक्कत मैं कैसे झेलूं। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। आज तक मैंने रसोई में कभी कदम नहीं रखा। और हाँ, अगर रखा भी है या तो पानी पीने के लिए रखा है या फिर जब भूख लगती है तो खाने के लिए चली जाती हूँ। खाना बनाने के लिए तो कभी नहीं रखा और ना ही मुझे कुछ आता है। और इतनी छोटी सी बात को लेकर अगर रिश्ता टूट जाएगा तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, वरना तो मैं कब का तेरी शादी की बात आगे बढ़ा देती। अब तो खुद बता, ऐसे में मैं क्या करूँ? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। और बात आगे बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं कैसे? कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी उनसे। उन्हें बहू ऐसी चाहिए जो रसोई में निपुण हो, उसे हर तरह का खाना बनाना आता हो, जो कि खाना भी स्वादिष्ट बनाए। पर एक मेरी बेटी है जिसे खाना बनाना बिल्कुल आता ही नहीं है। माँ फालतू में इतना सोच रही हो। आप इतनी टेंशन मत लो। आप शादी के लिए बात बढ़ाओ, बाकी सब देखा जाएगा। अभी बोल दो कि लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है और लड़की के हाथ में इतना स्वाद है कि साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अब बात आगे बढ़ाओ, बाकी तब का तब देखा जाएगा जब रसोई की टाइमिंग आएगी। रिया के कहने के बाद शारदा भी देर नहीं करती और शादी की बात आगे बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद रिया की शादी अनिल नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद रिया अपने ससुराल में चली जाती है। ससुराल आने के बाद रिया की सास अनीता उससे बोलती है, अब तक मैंने तेरे खाने की बहुत तारीफ सुनी है कि तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। तेरे हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास है। अब बहू देख, तू हमारे घर की बहू बन गई है। अब हमें भी तेरे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। बहू, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है। तू मुझे निराश मत करियो कि पहली रसोई में खाना तू बहुत अच्छा बनाएगी। मुझे ये भी यकीन है। और कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है, तुझे पता है ना क्या होती है? अरे यार, पता नहीं कैसी सास है। अरे शादी करके बहू को आए हुए थोड़ी देर भी नहीं हुई है, आते ही खाना खाना। इन्होंने तो अभी से ही मुझे खाने के नाम से डरा दिया। कल क्या होगा जब मेरी पहली रसोई की रस्म होगी? अरे बहू, तू घबरा क्यों रही है? चिंता मत कर। तेरी माँ से बात की थी मैंने कि तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं समझ रही हूँ, नए घर की रसोई की रस्म है तो थोड़ा घबरा रही होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम ही लोग तो हैं घर में। अनिल है, तू है, मैं हूँ। लेकिन तू कुछ भी बनाएगी ना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें पता है तू खाना बहुत ही अच्छा बनाएगी और बहुत अच्छा बना के खिलाएगी हमें। और अनिल को भी अच्छा खाने खाने की आदत है। और सुन, अब तुझे ना तेरा कमरा दिखा देती हूँ, तू वहाँ जाके आराम कर ले। रिया ने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन रिया को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि अब झूठ का परिणाम आने में ज्यादा देर जो नहीं थी। अब अगली सुबह होती है और रिया परेशान अपने कमरे में इधर उधर घूम रही होती है। रिया को ऐसे परेशान देखकर उसका पति अनिल बोलता है, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें आखिर इतनी परेशानी क्यों लग रही है?
कल हमारी शादी हुई है, रात तक तो सब ठीक था ना। अचानक से सुबह तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है सुबह की पहली रसोई की रस्म है। पहले से ही बड़े सपने सजाए बैठे हैं सब लोग कि अपनी बहू के साथ ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे, उसे अच्छा खाना बनवाएंगे। और माँ तो ये तक कह रही थी कि उसे सोने का हार दूंगी, सोने के कंगन दूंगी। लेकिन तुम तो इतनी परेशान हो कि तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे भी परेशानी होने लगी है। आखिर बताओ क्या हुआ है? दरअसल मैं अपनी पहली रसोई की रस्म से परेशान हूँ। वो क्या है ना, एक तो नया घर है, ऊपर से बहुत टेंशन होने लगी है कि पता नहीं खाना अच्छा बना पाऊंगी या नहीं, सबको मेरा खाना पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। इसलिए मुझे अभी से ही थोड़ी घबराहट हो रही है। वैसे आप लोगों को तो काफी अच्छा खाना पसंद है ना, मैंने सुना है, क्या ये सच है? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। हम लोगों को अच्छा खाना ही पसंद है। और वैसे भी हमारे घर में अगर हम कभी कोई नौकर भी रख लेते हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए ही रखते हैं। उसके हाथ का खाना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान तभी खुश होता है जब उसे अच्छा खाना मिलेगा। और अच्छा खाना तो तभी मिलेगा ना जब सिर्फ सामने वाला अच्छा खाना बनाएगा। लेकिन तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने बताया था, और शादी के लिए जब रिश्ता तय हो रहा था तब भी तुम इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाकर लेकर आई थी। वो भी कितने ज़्यादा टेस्टी थे। हाँ अच्छे तो थे, अब अच्छी भी क्यों ना हो, इतने बड़े रेस्टोरेंट से मंगाए जो हैं। तुम क्या खुद से बोले जा रही हो? अरे मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे बताना क्या बात है। तुम्हें सच में कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो आखिर? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा और समझूंगा भी। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। नया घर है ना, इसीलिए शायद अच्छा होगा कि मैं रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करूँ। जब बन जाएगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगी। इतना बोलकर रिया रसोई में जाती है, लेकिन रसोई में जाने के बाद वह पूरी रसोई को देखती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूँ? पहले तो मैंने माँ को बोल दिया कि चाल चल दो, अब यहाँ पे मेरी चाल कोई काम भी नहीं आ रही है। सब लोगों को मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? हाँ, एक आइडिया। रिया काफी देर तक रसोई में खाना बनाने के बाद टेबल पर लगा देती है। और जैसे ही सब खाना खाते हैं तो सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। अनीता उसे अपना हार देते हुए बोलती है, बहू, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन इतना अच्छा बनाया तूने। ये ले, ये तेरे लिए हार है। थैंक गॉड, उस टाइम मैंने बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, आज तो बच गई। अपनी चालाकी से रिया अपनी पहली रसोई की रस्म में तो जीत जाती है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो रिया ही जाने। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है, हमें घर मिल गया है। वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया। हम वहाँ आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मुझे माफ कर देना। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा। और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा जरा ये बताओ, घर कैसा है? मतलब ठीक तो है ना? हाँ, घर तो ठीक ही है। हर जगह इतना किराया था, इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है। और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना। जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा? तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता, जरा बात को समझो। गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था। वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे। घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए मुझे ठीक लगा। और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं। नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है। वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना।
दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं। जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। 2 दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, अब क्या मदद चाहिए? देखिए, उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी, हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है। वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या है? सारा सामान क्यों ले आई तुम? ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी, किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ। खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाहा आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं, मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूंगी, फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ, खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ। जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है, उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता, तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया ऐसा भी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना, किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा, अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है। ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए, अब ना आपका ज्यादा हो रहा है। मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ,
लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी। तभी तो देखो किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे तो। तेवर मेरे नहीं आपके बदले हैं। किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसके पापा शंकर, मम्मी कुसुम और छोटी बहन रोशनी थी। वैसे तो रानी थी 18-19 साल की, पर उसका दिमाग बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे जैसा था और उसे खजूर खाने का बहुत शौक था। वो गांव में जिस किसी के पास भी खजूर देखती तो या तो उससे मांग कर खा लेती या फिर छीन कर भाग जाया करती और खूब मजे से खाती। ऐसे ही एक दिन रानी के पापा घर में कुछ खजूर लेकर आते हैं और रानी की माँ कुसुम को देते हुए कहते हैं, ये लो रानी की माँ खजूर, रानी से छिपा कर रख देना, वरना सारे के सारे एक बार में ही खा जाएगी वो, और पता भी नहीं चलेगा कि सारे खजूर आखिर गए तो गए कहाँ। ठीक है जी, आप सही वक्त पर घर आए हैं और अभी रानी बाहर है। अगर घर में होती तो उसे पता चल जाता आप खजूर लाए हैं और वो सारे खजूर खा जाती। मैं इन्हें छुपा कर रख देती हूँ रानी से। ये कहकर कुसुम सारे खजूर अलमारी में छुपा देती है और ऐसे ही छुपाती है कि रानी को पता न चले। और शाम को रानी बाजार से जब घर वापस आती है तो रानी की नाक इतनी तेज थी कि वो घर में घुसते ही खजूर की खुशबू को सूंघ लेती है और वो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से अपनी माँ कुसुम को आवाज लगाती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ? क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही है? मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या चिल्ला चिल्ला कर? ओ मेरी प्यारी माँ, जल्दी से बता दो वो कहाँ है। क्या कहा है? क्या बता दूं मैं तुझे? देखो, अब ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। आज घर में वो आए हैं। कौन आया है घर में? किसकी बात कर रही है तू? अरे माँ, वही मेरे दिल का चैन, मेरी रातों की नींद, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। क्या तुझे शर्म नहीं आती? ये सब बातें अपनी माँ के सामने कर रही है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या, जिसके बारे में तूने अभी तक मुझे बताया नहीं? बता, कौन है वो? जल्दी बता। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बॉयफ्रेंड की नहीं, खजूर की बात कर रही हूँ। वही तो है जिसे खाए बिना दिन और रात में रह नहीं सकती। हे भगवान, देखो तो इस लड़की को। भला खजूर के पीछे कौन इतना पागल होता है? और कोई क्यों होगा, मैं हूँ ना पागल होने के लिए खजूर के पीछे। ना जाने तेरे होने पर मैंने ऐसा क्या खा लिया जो तू पागल है खजूर के लिए। पक्का खजूर ही खाए होंगे माँ। चलो अब बातें मत घुमाओ और जल्दी से बताओ खजूर कहाँ है। मुझे बड़ा मन कर रहा है खजूर खाने का। किसने कहा तुझे कि इस घर में खजूर है? माँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुशबू से ही मालूम हो जाता है कि कहाँ है खजूर। अरे इसे कैसे पता चल गया कि घर में खजूर है? अब क्या करूँ मैं? अगर इसे मालूम हो गया खजूर कहाँ रखे हैं तो ये सारे चट कर जाएगी। नहीं बताओगी ना आप? रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे अरे, कहाँ जा रही है? जब मैं कह रही हूँ कि घर में खजूर नहीं है तो तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही? आप रुको, मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर रानी पूरे घर में खजूर ढूंढने लगती है
वो कभी रसोई में रखे बर्तनों में ढूंढती तो कभी कमरे में जाकर अलमारियों में। आखिर में काफी ढूंढने पर उसे अपनी माँ पापा के कमरे की अलमारी में से खजूर मिलते हैं और वो उन खजूरों को अपनी लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, कितना इंतजार करवाया है तुमने मुझसे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें खाने के लिए मेरे मुंह से पानी टपक रहा था। तुम कितने मीठे और रसीले हो। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। तभी वहाँ पर कुसुम दौड़ती हुई आती है और जैसे ही रानी खजूर मुंह में डाल ही रही थी कि कुसुम उसके हाथ का निवाला छीन लेती है और ये देखकर रानी कहती है, माँ ये क्या कर रही हैं आप? मुझे मेरे खजूर दे दो जल्दी से। मुझे भूख लगी है बहुत। इन खजूरों को देखकर मेरे मुंह से बहुत पानी आ रहा है। नहीं, ये तेरे पापा अपने लिए लाए हैं। मैं तुझे इनमें से एक भी नहीं दूंगी। माँ ऐसा मत कहो, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और तेरे पापा मेरे पति हैं। बस यही था तुम्हारा प्यार माँ, यही थी तुम्हारी ममता। एक खजूर के पीछे तुम अपनी फूल सी बच्ची से झगड़ा कर रही हो। रानी के ये झूठे ड्रामे देखकर कुसुम उससे कहती है, बस बस सब जानती हूँ मैं, तेरे ये फिल्मी ड्रामे, समझी? इनमें से तुझे सिर्फ 2 खजूर दूंगी, उनमें से एक भी ज्यादा नहीं। मंजूर है? चलो ठीक है, 2 ही सही पर 2 तो। अब कुसुम रानी को 2 खजूर निकाल कर दे देती है और बाकी के खजूर फिर से छुपा कर रख देती है। 2 खजूर मिलने के बाद भी रानी का मन नहीं भरता और वो फिर से खजूर मांगने अपनी माँ के पास जाती है तो कुसुम उसे खजूर देने से मना कर देती है। अब रात हो जाने के बाद सब सोते हैं पर रानी को अब भी खजूर खाने का मन करता है, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आती और अब वो ये सोचती है कि आखिर कैसे अपनी माँ के कमरे से खजूर निकाले जाएं। रानी और उसकी बहन रोशनी दोनों एक ही कमरे में सोती थी, इसलिए रानी को जागता हुआ देखकर रोशनी कहती है, अरे दीदी, आप अभी तक क्यों जाग रही हो? सोना नहीं है क्या आपको? कुछ नहीं, बस नींद आ रही है मुझे। तू सो जा। ठीक है दीदी। अब रोशनी के सोने के बाद रानी दबे पांव अपनी माँ कुसुम के कमरे में जाती है जहाँ उसके माँ पापा दोनों सो रहे थे और रानी धीरे से अपनी माँ की अलमारी से सारे खजूर निकाल कर अपने कमरे में ले आती है और सारे के सारे खजूर खा जाती है और किसी को रानी पर शक न हो इसीलिए वो उस घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है, जिससे कि सबको लगे कि घर में चोर आया था और कुछ ना मिलने पर वो खजूर चुरा कर ले गया। ये सब करके रानी आराम से बेफिक्र होकर कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय जब कुसुम उठती है तो वो देखती है कि घर का सब सामान फैला है और वो जोर जोर से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में सब सामान यहाँ वहाँ फैला है। घर में चोरी हो गई क्या? अजी सुनते हो रानी के पापा, जरा बाहर आओ सब। कुसुम की आवाज सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला है। ये देखकर रानी के पापा यानी शंकर कहते हैं, अरे ये सब क्या है? ये किसने किया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ये सब किसने कर दिया? अजी देख लो, कहीं घर में कोई सामान चोरी तो नहीं हो गया? पैसे वैसे चोरी तो नहीं हुए ना? ये सब देखकर कुसुम घर के सब सामान को चेक करने लगती है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। कुसुम सब सामान अच्छे से देखती है लेकिन हैरान हो जाती है क्योंकि घर का सारा सामान सही सलामत था। जिसके बाद कुसुम कहती है, अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है, घर में चोरी भी नहीं हुई पर सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे किसी ने चोरी की हो। माँ, शायद चोरों को भी ये मालूम हो गया होगा कि हम बहुत गरीब और कंजूस हैं। उन्हें ले जाने के लायक कुछ मिला ही नहीं होगा, इसीलिए बेचारे खाली हाथी चले गए। तू चुप कर। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। आपने फालतू में ही सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अगर चोर पैसे या सामान नहीं लेकर गया तो आखिर क्या लेकर गया? कुसुम ये कहकर अपनी अलमारी में खजूर ढूंढने लगती है और जब वो देखती है तो अलमारी में खजूर नहीं थे और ये देखकर कुसुम को रानी पर शक होता है, कहीं ये सब रानी ने तो नहीं किया। कुसुम को रानी पर शक तो होता है लेकिन उस समय वो रानी से कुछ नहीं पूछती और चुपचाप घर का सारा सामान समेटने लगती है। कुछ देर बाद रानी के पेट में बहुत दर्द होता है, जिसके बाद रानी को कुसुम डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर रानी को पेट दर्द की दवाई दे देती है और उसके बाद भी रानी का पेट दर्द ठीक नहीं होता। जिसके बाद डॉक्टर रानी का चेकअप करने को कहती है और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर रानी और उसकी माँ को बताती है, रानी की मम्मी, लगता है आपकी बेटी ने कुछ ज्यादा ही खजूर खाए हैं, जिसकी वजह से इसे पेट दर्द, गैस
पेट फूलने और डायरिया की समस्या हो गई है। ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा खजूर का सेवन कर लेता है। मुझे पता था कि वो सारे खजूर इसी ने खाए हैं, तभी आज इसकी ये हालत हो गई है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, वो सारे खजूर मैंने ही खाए थे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं मालूम था इतने खजूर खाने से ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। आज के बाद मैं कभी खजूर नहीं खाऊंगी माँ। नहीं नहीं बेटा, अब तो रोज खजूर खाना, मैं खुद खिलाऊंगी तुझे अपने हाथों से। नहीं नहीं माँ, आज से कान पकड़ लिए मैंने, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी खजूर। रानी की बात सुनकर डॉक्टर और कुसुम हंसने लगते हैं और रानी भी उस दिन के बाद से खजूर नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।